फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि राहुल ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं विश्वास नहीं हो रहा है या फिर विश्वास नहीं होता। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तब आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद फाइंड या फिर फाइंड्स, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है इट हार्ड टू बिलीव दैट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपके सेंटेंस पास्ट में तब आपको यूज़ कर देनी है पहले सब्जेक्ट, इसके बाद फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तब आपको यूज़ कर देनी है इट्स हार्ड टू बिलीव दैट, इसके बाद आपके कंप्लीट सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट ही वुड स्टूप सो लो। आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट ही वुड स्टूप सो लो। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि राहुल ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। We find it hard to believe that Rahul left such a good job. We find it hard to believe that Rahul left such a good job. विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने अपनी मम्मी से झूठ बोली। It's hard to believe that he lied to his mommy. It's hard to believe that he lied to his mommy. विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया। It's hard to believe that he did such a thing. It's hard to believe that he did such a thing. सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या उसने बड़ी बड़ी बातें की? यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं बड़ी बड़ी बातें करना। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉक बिग, टॉक बिग। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है टॉक बिग और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आप टॉक देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि टॉक्स, टॉक, टॉकिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज टू टॉक बिग हियर। इट्स नो यूज टू टॉक बिग हियर। मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। डोंट टॉक बिग इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट टॉक बिग इन फ्रंट ऑफ मी। क्या वो बड़ी बड़ी बातें करता है? डज ही टॉक बिग? डज ही टॉक बिग? वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। ही ऑलवेज टॉक्स बिग। ही ऑलवेज टॉक्स बिग। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू टॉक बिग। आई डोंट लाइक टू टॉक बिग। क्या उसने बड़ी बड़ी बातें की? डिड शी टॉक बिग? डिड शी टॉक बिग? वो बड़ी बड़ी बातें किया करता था। ही यूज्ड टू टॉक बिग। ही यूज्ड टू टॉक बिग। बड़ी बड़ी बातें करना उसकी आदत है। इट इज़ हिज हैबिट टू टॉक बिग। इट इज़ हिज हैबिट टू टॉक बिग। उससे बोला गया है दूसरे के मामलों में नाक न घुसाने को। क्या तुम्हें बोला गया है ये करने को? तुम्हें बोला गया है प्रोजेक्ट ख़त्म करने को। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं तुम्हें बोला गया है। सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। तुम्हें बोला गया है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वन हैज़ और हैव बीन टोल्ड। वन हैज़ और हैव बीन टोल्ड। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ और हैव बीन टोल्ड, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको बता दूं, हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट या फिर किसी नाम के पास आप हैज़ यूज़ करोगे। हैव आप आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के केस में आप हैव यूज़ करोगे।
और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाज आपको पहले लिख के इसके बाद सब्जेक्ट बीन टोल्ड, इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड लिख देनी है। और अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसे बोला गया है दूसरे के मामलों में नाक न घुसाने को। She has been told not to poke nose into other people's matter. She has been told not to poke nose into other people's matter. तुम्हें बोला गया है ये प्रोजेक्ट खत्म करने को। You have been told to finish this project. You have been told to finish this project. हमें बोला गया है सबसे चंदा इकट्ठा करने को गणेश पूजा के लिए। We have been told to collect the contribution from everyone for Ganesh Puja. We have been told to collect the contribution from everyone for Ganesh Puja. क्या तुम्हें बोला गया है ये करने को? Have you been told to do this? Have you been told to do this? क्या उसे बोला गया है पार्टी की तैयारी करने को? Has he been told arrange the party? Has he been told to arrange the party? उसे बोला गया मेरे साथ नहीं रहने को। He has been told not to stay with me. He has been told not to stay with me. यहाँ सब कुछ उसके समझ से बाहर है। अंग्रेजी बोलना उन लोगों के समझ से बाहर है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। गाइज, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़ रोज़ डेली लाइफ में बोलने होते हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं समझ से बाहर होना या फिर समझ से परे होना। सो इसकी इंग्लिश पहले देख लेते हैं। समझ से बाहर होना या फिर समझ परे होना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके साथ रहना मेरी समझ से बाहर है। लिविंग विथ हिम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। लिविंग विथ हिम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम मेरी समझ से बाहर हो रहे हो। You are being beyond my understanding. You are being beyond my understanding. तुम्हारे बातें मेरी समझ से बाहर है। Your words are beyond my understanding. Your words are beyond my understanding. तुम मेरी समझ से बाहर हो रहे हो। You are being beyond my understanding. You are being beyond my understanding. यहाँ सब कुछ उसके समझ से बाहर है। Here everything is beyond his understanding. Here everything is beyond his understanding. ये सवाल मेरी समझ से बाहर है। This question is beyond my understanding. This question is beyond my understanding. अंग्रेजी बोलना उन लोगों के समझ से बाहर है। Speaking English is beyond their understanding. Speaking English is beyond their understanding. गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उससे कहिए ये नौकरी ना करे, उससे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, उससे कहिए कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहें, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा आस्क। आस्क के बाद आपको यूज़ करनी है ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, इसके बाद टू के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। प्रबीर से कहो कि ये नौकरी ना करे। आस्क प्रबीर नॉट टू डू दिस जॉब। आस्क प्रबीर नॉट टू डू दिस जॉब। रवि से कहो कि उसे बार बार फोन ना करे। Ask Ravi not to call him again and again. Ask Ravi not to call him again and again. उससे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे। Ask her to prepare breakfast for me.
Ask her to prepare breakfast for me. उससे कहिए कि वो आज यहाँ रुक जाए. Ask her to stay here today. Ask her to stay here today. उससे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए. Ask him to go college with her today. Ask him to go college with her today.